हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ऑर्डर वन का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम पढ़ेंगे आज ऑर्डर वन रूल 10, ऑर्डर वन रूल 11, ऑर्डर वन रूल 12, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो रूल्स जो बच गए थे, ये हम इस ऑर्डर में फिनिश करेंगे, राइट। बेसिकली इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ऑर्डर वन रूल 10 है, राइट। तो हम शुरुआत इसी से करते हैं। ऑर्डर वन रूल 10 क्या बात करता है? ऑर्डर वन रूल 10 बोलता है स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग पार्टीज। इसका मतलब क्या है? किसी इंसान को जिसको पार्टी बनाया गया था सूट में, उसको स्ट्राइक आउट कर देना, मतलब हटा देना सूट से। एडिंग मतलब जिसको नहीं बनाया गया था उसको ऐड कर देना। और सब्सटीट्यूटिंग, मान लेते हैं कि अगर कोई एक्स था तो एक्स को रिप्लेस कर देना वाई से, राइट। एक्स ऐसा लगा कि ये ठीक इंसान नहीं है, ये गलत प्लेंटिफ है, तो इसको रिप्लेस कर देना वाई से। ऑब्वियसली इसी का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ऑर्डर वन रूल 10 इन तीन चीजों के बारे में बात करता है, स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग पार्टीज, राइट। तो हम समझते हैं कि रूल 10 का सब रूल 1 क्या बोलता है। इट सेज वेयर अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन। ठीक है, तो मतलब प्लेंटिफ जो है वो एक गलत इंसान को बना दिया गया है। और where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff, या फिर शुरुआत से ही डाउटफुल है कि जो प्लेंटिफ ये सही प्लेंटिफ के नाम पे इंस्टीट्यूट किया गया है। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, ये ध्यान रखिएगा, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, इफ सेटिस्फाइड दैट द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड थ्रू अ बोनाफाइड मिस्टेक, कोर्ट को लगता है कि ये बोनाफाइड मिस्टेक से हुआ है, फ्रॉड या कल्यूजन में हुआ है तब नहीं, बोनाफाइड मिस्टेक के कारण अगर ऐसा हुआ है, कोर्ट को लगता है। और कोर्ट को ये लगता है कि एंड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इन डिस्प्यूट, सो टू डू ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्स्टिट्यूटेड और एडेड एज प्लेंटिफ अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट। तो क्या कर सकता है कोर्ट? अगर कोर्ट को लगता है कि बोनाफाइड मिस्टेक के कारण एक ऐसा इंसान प्लेंटिफ बन गया है जिसे प्लेंटिफ नहीं बनना चाहिए था, उसकी जगह कोई और इंसान प्लेंटिफ होना चाहिए था, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि किसी दूसरे इंसान को या तो सब्स्टिट्यूट किए जाने के लिए, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्लेंटिफ है वो तो ठीक है पर एक और इंसान को ऐड किया जाना चाहिए फॉर नेसेसरी डिस्पोजल ऑफ द केस, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट दूसरा प्लेंटिफ ऐड कर सकता है, राइट। सेकेंड, इट सेज कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज। ठीक है, वो तो हमने देख लिया। अब कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स ईदर अपॉन, तो देखो, और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी। इसमें दो, एक ये चीज ध्यान रखनी है कि कोर्ट या तो एप्लीकेशन कोई पार्टी देगी कि भाई, या तो मान लो एक प्लेंटिफ है एक्स, राइट, उसने सू करके रखा हुआ है जेड को। बाद में जो केस था, एक्चुअली एक्स एंड वाई दोनों को फाइल करना था, पर वाई नहीं आ पाया था किसी वजह से, एक्स आया। पर एक्स को ये लगता था कि ये जरूरी है कि अगर वाई भी सूट में शामिल हो जाए तो जो इफेक्टिव डिसीजन है कोर्ट का हो जाएगा, राइट। तो वाई एक प्रॉपर पार्टी था, राइट। तो एक्स ने वाई को कन्विंस किया और कोर्ट को ये बोला कि किसी वजह से वाई जो है वो ऐड नहीं हो पाया था, राइट। और ये जरूरी है कि कोर्ट, ये जरूरी है इस केस के प्रॉपर डिस्पोजल के लिए कि वाई को भी पार्टी बनाया जाए। तो कोर्ट क्या कर सकता, तो जो एक्स है वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में कि आप वाई को पार्टी बनाइए, या फिर कोर्ट सुओ मोटो भी विदाउट द एप्लीकेशन भी ये कर सकता है, राइट। खुद से भी ऐसा कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये जब टेक्निकल पेपर बनाना होता है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर पार्टीज को ऐड करना है या स्ट्राइक आउट करना है तो कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है और एप्लीकेशन ऑफ पार्टी भी कर सकता है। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, राइट। तो विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी, कोर्ट सुओ मोटो भी क्या कर सकता है? ऑर्डर कर सकता है कि नेम ऑफ एनी पार्टी इम्प्रॉपरली ज्वाइंट वेदर एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बी स्ट्रक आउट। किसी भी पार्टी का जो नाम है उसको स्ट्राइक आउट कर दिया जाए, एंड जो नेम ऑफ द पर्सन हु ऑट टू हैव बीन ज्वाइंट वेदर एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट और whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely, और जिसकी प्रेजेंस जो है नेसेसरी हो in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all questions involved the suit be added। तो मतलब कि जिस इंसान की
जो प्रेजेंस है वो जरूरी है केस के डिस्पोजल के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है उसको ऐड कर लिया जाए, चाहे एज अ प्लेंटिफ और एज डिफेंडेंट, राइट. No person shall be added as plaintiff suing without next friend or as the next friend of a plaintiff under any disability without his consent. तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी इंसान को अगर कोर्ट को प्लेंटिफ के तौर पे ऐड करना है, राइट, कोई भी अगर कोर्ट प्लेंटिफ ऐड करना चाहता है नया, तो उस केस में उसकी कंसेंट लगेगी, या फिर नेक्स्ट फ्रेंड की तरह, प्लेंटिफ के नेक्स्ट फ्रेंड की तरह किसी को ऐड करना है, अगर वो प्लेंटिफ क्या है, अंडर एनी डिसेबिलिटी है, राइट. लेट्स से प्लेंटिफ अनसाउंड है या फिर प्लेंटिफ माइनर है, तो ये कैसे सू कर सकता है, केवल नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सू कर सकता है, राइट. तो अगर प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी है, या तो उस केस में अगर आपको उसके नेक्स्ट फ्रेंड को ऐड करना है, राइट, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी कंसेंट जरूरी है. तो मतलब आप कोई नया प्लेंटिफ ऐड करना चाह रहे हो, या प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी का कोई नेक्स्ट फ्रेंड ऐड करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन या कंसेंट लेनी पड़ेगी दोनों की, राइट. फिर where the defendant added plaint to be amended, जहां पे डिफेंडेंट नया ऐड हुआ है, राइट. तो आप प्लेंटिफ भी ऐड कर सकता है कोर्ट, और डिफेंडेंट भी ऐड कर सकता है. तो अगर कोई नया डिफेंडेंट ऐड हुआ है, मान लो पहले एक्स वर्सेस जेड था, अब यहाँ पे डिफेंडेंट आ गया ए, ये नया डिफेंडेंट ऐड हुआ है, राइट. तो अब इस केस में क्या होगा, जब नया डिफेंडेंट ऐड हुआ है तो प्लेंट क्या की जाएगी, अमेंड की जाएगी, राइट. अमेंडमेंट क्या, प्लेंट का क्या होगा, अमेंडमेंट होगा. वेयर डिफेंडेंट इज एडेड द प्लेंट शैल, मैंडेटरी है, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, राइट. कोर्ट अगर कोई अदरवाइज डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देता है कि नहीं करनी चाहिए, और वो उसका रीजन नहीं बताता है कि क्यों नहीं करनी चाहिए भी, तो एज अ जनरल रूल जो है प्लेंट क्या की जाएगी, अमेंड की जाएगी जब नया डिफेंडेंट ऐड होगा. इट विल बी अमेंडेड इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी, एंड अमेंडेड कॉपीज ऑफ द समन्स एंड ऑफ द प्लेंट शैल बी सर्व्ड ऑन द न्यू डिफेंडेंट. तो जो भी ऑब्वियसली जब कोई नया डिफेंडेंट ऐड हो रहा है, तो हम जब इनिशियली जब सूट इंस्टीट्यूट होता है तो क्या प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर ये होता है कि जो समन है, राइट, वो भेजा जाता है उसको. समन में क्या होता है कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर कोर्ट में प्रेजेंट होना है, और कॉपी ऑफ क्या, एक प्लेंट की कॉपी भेजते हैं, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस प्लेंट जो जिस पे प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भेजते हैं, राइट. तो जब आप किसी को नए प्लेंट, अब सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जब कोई इंसान नए डिफेंडेंट की तरह ऐड होगा, कोई नया डिफेंडेंट ऐड हो रहा है, तो इसको भी एक्स क्या करेगा, इसको भी वो जो समन जाएगा, इसको प्लेंट जो प्लेंट है वो उसकी कॉपी जाएगी, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी जाएगी, राइट. एक चीज और इसमें याद रखिए कि देखिए, प्लेंटिफ को ऐड करने के लिए कंसेंट चाहिए थी, प्लेंटिफ को ऐड करने के लिए कंसेंट चाहिए थी, पर डिफेंडेंट को ऐड करने के लिए कंसेंट जरूरी नहीं है, राइट. कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन सच केस. क्यों, अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो प्लेंटिफ है, आप किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है, आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता. पर डिफेंडेंट बनने के लिए तो इसलिए क्या होगा, आपकी मर्जी पूछी जाएगी, आपकी कंसेंट ली जाएगी कि आप केस फाइल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं. पर आप अगर किसी के अगेंस्ट केस आपको फाइल करना है, तो आप उससे पूछ के थोड़ी उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, राइट. कोई भी इंसान नहीं बोलेगा कि मेरे अगेंस्ट आप केस फाइल कर दीजिए, है ना. तो इसीलिए यही सिंपल लॉजिक है कि जब प्लेंटिफ को ऐड किया जाएगा तो प्लेंटिफ की कंसेंट ली जाएगी, जबकि जब डिफेंडेंट को ऐड किया जाएगा तो डिफेंडेंट की कंसेंट नहीं ली जाएगी, डिफेंडेंट के लिए ये फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी, राइट. ठीक है. तो जो समन है, जो प्लेंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीजें नए डिफेंडेंट को भेजी जाएंगी, और अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो ओरिजिनल डिफेंडेंट को भी सर्व की जाएगी, राइट. ये सारी चीजें. देन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1877 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे. अभी हम ये रिपील हो चुका है, अभी हम 1963 का लिमिटेशन एक्ट फॉलो करते हैं, एंड जो ये सेक्शन 22 था, अब आज के अभी के लिमिटेशन एक्ट में वो सेक्शन 21 है,
right? So subject to the provisions of the Indian Limitation Act 1963, the provisions as against any person added as defendant shall be deemed to have begun only on the service of summons when so made a party. तो बेसिकली ये लिमिटेशन लॉ का प्रोविजन है. अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये एक बहुत ही बेसिक सी बात कर रहा है जो आपको ऐसे देख के बहुत टेक्निकल लग सकती है पर सिंपल है. देखिए हम लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़ते हैं. लॉ ऑफ लिमिटेशन का पर्पस क्या होता है? लॉ ऑफ लिमिटेशन का पर्पस होता है कि राइट, लिमिटेशन लॉ में क्या होता है? लिमिटेशन लॉ में अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि जो लिमिटेशन का शेड्यूल है लिमिटेशन एक्ट का, उसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिए हुए हैं, राइट, कि अगर कोई भी जो डिस्प्यूट है आप उसको एक विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम फाइल करना है. जैसे मान लेते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो आपको 3 साल के अंदर अंदर फाइल करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच, राइट. तो ऐसे केसेस में तो जब आप किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हैं, लेट्स से ए वर्सेस बी है और बी के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एलिगेशन ए ने लगाया है. ए बोल रहा है कि बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो अब ए अगर बी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता है तो कब करेगा? विद इन 3 years फाइल करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच, राइट. फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच विद इन 3 years वो केस फाइल करेगा. अब अगर ये विद इन 3 years फाइल नहीं करता है तो ए के पास कोई रेमेडी नहीं होगी. ए फिर उस टाइम पीरियड के बाद सू नहीं कर सकता है, राइट. ये बेसिक सी बात है जो हमने पढ़ी थी. अब जो सेक्शन ये रूल सब रूल 5 है ऑर्डर 10 का, ऑर्डर 1 के रूल 10 का, ये कहता है कि ये बेसिकली इसी बात को क्लैरिफाई करता है कि मान लीजिए कोई जो डिफेंडेंट है, हमने ऊपर देखा कि एक नए डिफेंडेंट को ऐड किया गया, ए को ऐड किया गया, राइट, है ना. पहले क्या था? पहले सूट था एक्स वर्सेस जेड, बाद में किसको ऐड किया गया? ए को ऐड किया गया. तो इसको जिस दिन ऐड किया गया, मान लेते हैं ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ 1 जनवरी 2024 को, पर ए को ऐड किया गया ऑन 1 जून 2024, राइट. तो ये इंस्टीट्यूट किया गया 1 जनवरी 2024 को ये वाला सूट, और इसको इस सूट में ऐड किया गया 1 जून 2024 को. तो हम क्या मानेंगे कि ए के अगेंस्ट सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ है? हम ऐसा मानेंगे कि ए के अगेंस्ट सूट 1 जून 2024 को इंस्टीट्यूट हुआ है, ना कि 1 जनवरी 2024 को, ठीक है. जब इस इंसान को पार्टी बनाया गया इस सूट में, तब इसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हुआ, ये माना जाएगा. अब ये क्यों माना जाएगा, ये क्यों बताया गया? वो इसलिए बताया गया कि इन केस 1 जून 2024 तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर एक्सपायर कर गया हो, राइट, इसको सू करने का एक्स के थ्रू, तो उस केस में फिर he cannot be made a party, right. He can't be made a party in that case. Basically कैसे? अब मान लीजिए ये सूट नहीं होता, राइट, Z नहीं होता इस केस में, X A के ही अगेंस्ट सूट फाइल करना होता है. लेट्स से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात थी और 3 साल का टाइम पीरियड लैप्स हो गया. अब 3 साल का अगर टाइम पीरियड लैप्स हो गया तो क्या X A के अगेंस्ट फ्रेश सूट ला सकता था? आंसर है नो, नहीं ला सकता था, ऑब्वियसली, राइट, नहीं ला सकता था. जब फ्रेश सूट नहीं ला सकता था तो वो जो ऑनगोइंग सूट है उसमें भी ऐड नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट सूट इस डेट से इंस्टीट्यूट हुआ नहीं माना जाएगा. इसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ कब से माना जाएगा? जब से इसको पार्टी बनाया गया. तो अगर 1 जनवरी 2024 में बेसिकली 1 जनवरी 2024 को मेन सूट इंस्टीट्यूट हुआ, पर ए को पार्टी बनाया गया 1 जून 2024 को, तो ऐसा माना जाएगा कि ए के अगेंस्ट सूट इसी डेट पे इंस्टीट्यूट हुआ है. तो अगर 3 साल पहले ही निकल चुके हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका है, तो ऐसे केस में ए के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया जा सकता, राइट. तो ऑर्डर 1 रूल 10 बेसिकली क्या करता है? ऑर्डर 1 रूल 10 एक रेमेडी प्रोवाइड करता है ऐसे टाइम पे व्हेन अ सूट इज फाइल्ड इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ and it empowers the court to strike out any party improperly joined or to implead a necessary party at any stage of the proceedings, right. तो ऑर्डर 1 रूल 10 क्या करता है? एक रेमेडी देता है जहां पे कोर्ट एक रॉन्ग प्लेंटिफ का, एक ऐसे प्लेंटिफ का जो
नहीं, जिसका नाम नहीं होना चाहिए था, उसका नाम स्ट्राइक आउट करने की बात करता है या फिर नए पार्टी की को ऐड करने की बात करता है जहां पे वो केस के लिए जरूरी हो, राइट। तो बेसिकली क्या दो कंडीशंस क्या फुलफिल होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन एडिशन ऑफ पार्टीज के लिए इन ईदर ऑफ द इन द सूट, राइट। तो दो कंडीशंस हैं। पहली, ही ऑट टू हैव बीन ज्वाइंड एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो उसको हमने या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की तरह से ज्वाइन करवाना चाहिए था, पर उसे नहीं किया गया, राइट। उसको प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो बनाया जाना चाहिए था वो नहीं बनाया गया उस पार्टी को, राइट। विदाउट हिज प्रेजेंस द क्वेश्चन इन्वॉल्व इन सूट कैन नॉट बी कंप्लीटली डिसाइडेड, और उसकी प्रेजेंस के बिना जो क्वेश्चन है जो सूट में इन्वॉल्व है उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मामले में ये दो कंडीशंस अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो ऐसे मामले में कोई नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, राइट। अब रूल 10 बेसिकली सेम बात को स्ट्राइक आउट करने के लिए भी एम्पावर करता है, राइट। जैसे ऐड करने के लिए एम्पावर करता है वैसे ही स्ट्राइक आउट मतलब कोई इंसान पहले बेसिकली क्या था, पहले पार्ट था इस केस का, राइट, पर उसको हटा देने की बात करता है, राइट। जिसकी राइट स्ट्राइक आउट करने की बात करता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी सी डी, अब डी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है केस में, राइट, डी का कोई मतलब ही नहीं है, और इसको ऐसे ही ऐड कर दिया गया, ना ही डी नेसेसरी पार्टी है और ना ही डी प्रॉपर पार्टी है, तो फिर इसका ऐड करना, डी को ऐड करना क्या है, एक तरीके से मीनिंगलेस है। तो ऐसे केस में डी को कोर्ट क्या कर देगा, स्ट्राइक आउट कर देगा, हटा देगा, राइट। अब बस एक चीज ये है कि अगर कोर्ट किसी पार्टी को ऐड कर रहा है, राइट, तो कोर्ट को ये याद रखना चाहिए कि जो स्कोप ऑफ द सूट है वो चेंज ना हो, राइट, नया कॉज ऑफ एक्शन इंट्रोड्यूस ना हो जाए, राइट, जिससे बाकी जो दूसरी पार्टीज हैं वो प्रेजुडिस नहीं हो जाए, राइट। जो पार्टी ऐड की गई है ये मैंडेटरी है कि उसका भी डायरेक्ट इंटरेस्ट होना चाहिए इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन के सब्जेक्ट मैटर में डायरेक्ट इंटरेस्ट उस पार्टी का होना चाहिए, राइट। अब कैसे, देखिए मान लेते हैं ए एंड बी ने क्या किया, सी से कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ शुगर केन्स प्रोवाइड करूंगा, सप्लाई करूंगा, राइट, एक फिक्स अमाउंट, ये नहीं कर पाए, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, ब्रीच हुआ। अब सी इन दोनों को सू कर सकता है, राइट, सी इन दोनों को सू कर सकता है। अब इस केस में मान लेते हैं सी ने ए को पहले सू नहीं किया, ठीक है, सी ने केवल ए को सू किया, बी को सू करना गलती से बोनाफाइड मिस्टेक के थ्रू वो भूल गया। फिर क्या हुआ, तो बाद में क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन ए एंड बी एक ही जो ये सीरीज है, राइट, इसी में ए एंड बी ने क्या हुआ, एक सेम कॉज ऑफ एक्शन था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, इन दोनों को सप्लाई करना था पर नहीं कर पाए, तो वही कॉज ऑफ एक्शन था जो सेम कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, राइट। तो अब इस केस में जब सी ने ए को सू किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो बी को भी ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा, राइट, ऐड किया जा सकता है। तो बी को तो सी वर्सेस ए भी हो गया। पर अब मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ए एंड बी से इसने एक प्रॉमिस किया था, राइट, ए एंड बी ने सेपरेट प्रॉमिस किया था शुगर केन प्रोवाइड करने का, और सी का एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था वो डी एंड ई के साथ था, राइट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट था। अब ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका भी ब्रीच हो जाता है। अब अगर इसका ब्रीच हो रहा है तो ये एक डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है, सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है। अब इन दोनों पार्टीज को, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए एंड बी, सी वर्सेस ए एंड बी, डी एंड ई, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, कोर्ट ये नहीं कर सकता है। इस केस में इन दोनों को ऐड कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये सेम कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, पर ये एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, सॉरी, ये एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, तो इन पार्टीज को आप ऐड नहीं कर सकते। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि इनको ऐड कर ले, राइट। इसकी बात ऑर्डर 1 रूल 10 नहीं करता है, राइट। अब ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि पहले सूट ए वर्सेस बी था, बाद में उसको बी वर्सेस ए कर दिया जाए, राइट। तो जनरली ये एग्जैक्टली इतना सिंपलिस्टिक नहीं होगा, तो हम मान लेते हैं पहले ए वर्सेस बी सी डी था,
तो फिर अब डी बोल रहा है कि भाई मैं तो डिफेंडेंट हो ही नहीं सकता, मैं तो प्लेंटिव हूं, मैं तो एक्चुअली मैंने सफर किया है, आई एम द पर्सन हु हैज बीन रॉन्ग्ड इन दिस केस। तो डी क्या कर सकता है, ट्रांसपोजिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये हो जाएगा ए एंड डी वर्सेस बी एंड सी, राइट, ए एंड डी वर्सेस बी एंड सी। तो ये इस तरीके से इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, राइट। तो जब फ्रॉम वन कैपेसिटी टू अनदर कैपेसिटी, राइट, फ्रॉम प्लेंटिव टू डिफेंडेंट और वाइस वर्सा, प्लेंटिव से डिफेंडेंट या, राइट। तो जो ये ऐसा क्यों होता है, बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है रूल 10 का वो है टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो अगर इस डॉक्ट्रिन का यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू एड और स्ट्राइक आउट द पार्टीज, ये ऑब्वियसली ट्रांसपोजिशन पे भी अप्लाई होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सैलाबाला दस्सी वर्सेस निर्मला सुंदरी दस्सी में बोला। क्लियर किया उन्होंने कि जो ट्रांसपोजिशन है वो भी ऑर्डर 1, ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज जो है वो भी ऑर्डर 1 रूल 10 के स्कोप में आता है, राइट। अब अनिल कुमार सिंह वर्सेस शिवनाथ मिश्रा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड तरीके से इस चीज को डील किया और बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑर्डर 1 रूल 10 का। तो उन्होंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है ऑनेस्ट लिटिगेंट्स को टू सेव देम फ्रॉम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, कि जो ऑनेस्ट लिटिगेंट्स हैं, राइट, तो उनको कोर्ट पार्टी बनाने से मना नहीं करेगा, जो जिनका उस केस में आना जरूरी है, जो प्रॉपर एंड नेसेसरी पार्टी हैं, तो उनको जो है कोर्ट पार्टी बनाने से किसी सूट में मना नहीं करेगा। अगर कोई बोनाफाइड मिस्टेक के तहत, बोनाफाइड मिस्टेक के कारण वो पार्टी नहीं बन पाए हैं, तो कोर्ट उनको भी अलाउ करेगा। एक स्कोप दे दिया गया, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि वो बाद की स्टेज में भी, अगर शुरुआत में सूट इंस्टीट्यूट करते टाइम वो नहीं पार्टी बन पाए, तो कोर्ट एट एनी स्टेज कैन ऐड देम एज पार्टीज टू द केस, राइट। फिर टू ब्रिंग बिफोर कोर्ट ऑल द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द सूट, तो जो भी सारे लोग इंटरेस्टेड थे सूट में, उन सारे लोगों को कोर्ट के सामने लाने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 फैसिलिटेट करता है। फिर डिले, इनकन्वीनियंस और एक्सपेंसेस बचते हैं बाय इनेबलिंग जॉइंडर्स एंड सब्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट ऑफ प्लेन्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस, इनकन्वीनियंस बच रहा है कि अगर हम सी को ऐड कर सकते हैं इसी सूट में, ए वर्सेस बी एंड सी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ए वर्सेस सी नाम का, सी के अगेंस्ट, राइट। तो जब सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, एक्सपेंसेस बचेंगे, इनकन्वीनियंस बचेगा, और इसी एक ही केस में बी और सी दोनों के अगेंस्ट जो ए के राइट्स हैं वो डिसाइड कर लिए जाएंगे। पर एक कॉशन है, एक वार्निंग है कि भाई कोर्ट को जो सावधानी रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताई, कि इस पावर का इस्तेमाल फ्रेश लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए ही केवल नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर इस केस में कॉज ऑफ एक्शन अलग है, पार्टीज का कॉज ऑफ एक्शन अलग है, डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन में पार्टीज का, राइट, सी जो है बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है इस केस में, इसका कॉज ऑफ एक्शन ही अलग है बिल्कुल, तो फिर इसको ऐड नहीं किया जा सकता इस केस में, राइट। देन नो अमेंडमेंट कैन बी अलाउड under sub rule 1 if the rights in dispute between the new plaintiff or defendant are not the same as those in dispute between the original plaintiffs and defendant। सेम बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जो राइट्स हैं वो फिर जो भी लोग ऐड किए गए हैं सूट में उनके सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए, राइट। अब whenever a court allows an amendment under rule 10, the court may order the plaintiff to pay costs as per the needs of justice. This is the meaning of the phrase on such terms as the court thinks fit। तो बेसिकली प्लेंटिफ ने, मान लीजिए पहले ए ने केवल बी को ऐड किया, सी को नहीं किया, जो कि ये डिफेंडेंट के तौर पर ऐड किया जाना चाहिए था। कोर्ट बाद में ऐड कर रहा है, ए ने बाद में एप्लीकेशन दी, ए को रियलाइज हुआ कि गलती हो गई उससे और उस चक्कर में सी को उसने इम्प्लीड ही नहीं किया। वो बाद में कोर्ट को बोलता है कि सर आप सी को भी इम्प्लीड कर लीजिए प्लीज। तो अब ऐसे केस में यहाँ पे, राइट, तो हम वहाँ पे जब हम ऑर्डर 1 रूल 10 देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ये फ्रेज यूज हुआ है, ऑन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट ए पे वो कॉस्ट इम्पोज कर सकता है जो वो ठीक समझता है, ठीक है, कि आपने जो बोनाफाइड मिस्टेक की है उसके एवज में कोई कॉस्ट जो है वो इम्पोज कर सकता है किस पे, ए पे, राइट।
No person can be substituted as a plaintiff without his consent. In case of minors, persons with disability, next friend will give consent. तो कोई भी पर्सन जो है उसको प्लेंटिफ के तौर पे ऐड नहीं किया जा सकता, राइट, जब बिना उसकी कंसेंट के। पर अगर कोई माइनर और पर्सन विद डिसेबिलिटी को ऐड किया जाना है तो नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो कंसेंट देगा। आई थिंक मैंने ऊपर जो प्रोविजन था उसमें मैंने ये बोल दिया था कि नेक्स्ट फ्रेंड को ऐड किया जाना है, नहीं, बेसिकली दिस इज द करेक्ट पोजीशन कि किसी भी इंसान को अगर प्लेंटिफ के तौर पे ऐड किया जाना है तो उसकी कंसेंट जरूरी है। इसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों। और इन केस ऑफ अगर किसी माइनर या पर्सन विद डिसेबिलिटी को आप ऐड करना चाह रहे हो प्लेंटिफ के तौर पे, तो जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसकी कंसेंट लगेगी, राइट। पार्टीज में बी एडेड टू सूट इन 2 केसेस। कब पार्टीज को हम ऐड कर सकते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, जब वो नेसेसरी पार्टी हो या फिर वो प्रॉपर पार्टी हो, राइट। जो पार्टी ना ही नेसेसरी पार्टी है और ना ही प्रॉपर पार्टी है उनको सूट में ऐड नहीं किया जाना चाहिए, उनको सूट में ऐड नहीं किया जाएगा, राइट। अब रजिया बेगम वर्सेस अनवर बेगम, अगेन कोर्ट ने बोला कि पार्टीज को ऐड करना जो है जुडिशियल डिस्क्रिशन की बात है एंड इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद ग्रेट कॉशन कीपिंग इन माइंड ऑल द सर्कमस्टांसेस, राइट। विदुर इम्पेक्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस तोश अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, 2012 का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भी कोर्ट ने सेम प्रिंसिपल से रिटरेट किए कि एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स ईदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी और सुओ मोटो, इम्प्लीडमेंट यानी पार्टी को ऐड करना और रिमूवल यानी स्ट्राइक आउट करना, ये कोर्ट ऑर्डर कर सकता है ऐसी पार्टी को जिसको या तो ऐड किया जाना चाहिए या फिर जिसको हटा देना चाहिए, जिसकी प्रेजेंस जरूरी है केस को डिसाइड करने के लिए, इफेक्टिव एंड कंप्लीट जस्टिस के लिए, तो ऐसी पार्टीज को ऐड कर लेना चाहिए। फिर कोर्ट को ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी मैटर्स हैं जो सूट से रिलेटेड हैं वो कंप्लीटली एडजुडिकेट हो जाएं और बाद के लिए कुछ चीज ना बचे, राइट। मतलब जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है वो डिस्प्यूट इसी सूट में कंप्लीटली डिसाइड हो जाए ताकि बाद में दूसरा सूट फाइल करने की कोई जरूरत ना पड़े, राइट। The court must ensure that necessary and proper party must have been joined to completely and effectively adjudicate all matters in the issue. कोर्ट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो नेसेसरी पार्टीज हैं, प्रॉपर पार्टीज हैं, उनको ऐड कर लिया गया है ताकि कंप्लीट एंड इफेक्टिव एडजुडिकेशन हो पाए जो भी मैटर है, राइट। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, वेयर एन एप्लीकेंट इज गिल्टी ऑफ क्लैंडस्टाइन ट्रांजैक्शंस मेड इन वायलेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट और अनड्यू डिले, देन द कोर्ट में डिक्लाइन द प्रेयर ऑफ इम्प्लीडमेंट। मतलब यहाँ पे हम सिंपली बात कर रहे हैं क्लैंडस्टाइन मतलब ऐसा कुछ इलीगल सीक्रेट चीज, राइट, सीक्रेट इलीगल काम अगर ऐसा कुछ किया हुआ है जो एप्लीकेंट है, उसने ऐसा कोई जो एप्लीकेंट है जो ये बोल रहा है कि आप इस पार्टी को ऐड कर दीजिए, इस पार्टी को, राइट। मान लीजिए ए प्लेंटिफ है वर्सेस बी, वो बोल रहा है सी को ऐड कर दीजिए, पर सी ने कुछ ऐसा सीक्रेट इलीगल काम किया है, राइट। वो बेसिकली एक प्रिंसिपल है कि एवरीवन शुड अप्रोच द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, राइट। अब यहां पे कोई बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से नहीं, यहां पे किसी बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से ए ऐसा नहीं कर रहा है। ए और सी के बीच में कोई ऐसा कल्यूजन है, कोई ऐसी मिली भगत है जिसके थ्रू ए क्या चाह रहा है, ए चाह रहा है मैं सी को ऐड कर लेता हूं इस केस में, राइट, जिससे कि वो बी को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो या कोई अनड्यू एडवांटेज लेना चाह रहा हो। तो ऐसे केस में जो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट प्रेयर ऑफ इम्प्लीडमेंट को डिक्लाइन कर सकता है। जो ए बोल रहा है कि आप सी को इम्प्लीड कर लो, कोर्ट मना कर सकता है, राइट। नाउ व्हेन पार्टीज कांट बी एडेड, पार्टीज को हम कब ऐड नहीं कर सकते हैं, पार्टी को हम तब नहीं ऐड कर सकते हैं जब एक नया कॉज ऑफ एक्शन इंट्रोड्यूस आप कर रहे हैं, राइट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक कॉज ऑफ एक्शन ये है, दूसरा डिस्प्यूट जो है ये है। अब इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों में जो पार्टीज हैं इनको ऐड नहीं कर सकते आप, राइट। पार्टीज कांट बी एडेड सो एज टू चेंज द टोटल कॉम्प्लेक्शन ऑफ द केस, कि जो केस था वो कुछ था पर आपने एक नई पार्टी को ऐड कर दिया जिससे केस बिल्कुल ही बदल गया। तो उस केस का जो टोटल कॉम्प्लेक्शन है उसको चेंज करने के लिए आप मतलब आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि जो केस का नेचर है वही एकदम से बदल जाए। इम्प्रॉपर एडिशन ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट शुड नॉट बी देयर, राइट। तो इम्प्रॉपर तरीके से प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ऐड नहीं करना चाहिए। अगर वो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है उनको ऐड करने की, राइट।
इसमें इन्होंने और एक और चीज़ है, अगर ये बेसिकली एमसीक्यूज में पूछा गया है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है कि जो को शेयरर्स होते हैं या को ओनर्स होते हैं, राइट, और अगर सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया गया है तो इन ये सारे के सारे नेसेसरी पार्टीज हैं और इन सबको उस सूट में ऐड किया जाना मैंडेटरी है, राइट। अब देखिए ये 10A आपसे एग्जैक्टली सीधा सीधा पूछा जा सकता है, प्री में ये पूछा गया है। ये बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A है जो कि बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में। ये जो है कि कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी प्लीडर उसको एड्रेस कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो अब ये क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड क्या है? इसका जो पर्पस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि nobody should be deprived of justice, right? Nobody should be deprived of justice, कि जस्टिस से किसी को डिप्राइव अपन नहीं करेंगे, राइट, जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है कि वो किसी लॉयर को एंगेज कर सके या कोई लीगल असिस्टेंस ले सके। तो ऐसे केस में सरकार उसको वकील प्रोवाइड करेगी, सरकार उसको लीगल एड प्रोवाइड करेगी, और इसीलिए नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पास किया गया, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या कहता है, इट सेज द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन request any pleader to address it as to any interest which is likely to be affected by its decision on any matter in issue in any suit or proceeding if the party having the interest which is likely to be so affected is not represented by any pleader। तो बेसिकली कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है किसी भी प्लीडर को कोर्ट को एड्रेस करने के लिए, राइट, किसी भी इशू या मैटर में अगर कोर्ट को लगता है कि जो पार्टी है, राइट, जिसका केस चल रहा है, मान लेते हैं ए वर्सेस बी एंड सी, राइट, तो ए जो है या बी है, सी है बेसिकली, है ना, हम मान लेते हैं सी है इस केस में, ये अफेक्ट होगी जब डिसीजन आएगा, बट देन इसके पास कोई प्लीडर नहीं है, इसके पास कोई वकील नहीं है इसका केस लड़ने के लिए। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इसको एक किसी भी प्लीडर को ऑर्डर कर सकता है कि आप जो सी है उसको रिप्रेजेंट करो, राइट, इसको रिप्रेजेंट करो, इसका जो पक्ष है वो कोर्ट के सामने रखो, राइट। 11 कंडक्ट ऑफ सूट। तो बेसिकली ये जो एक प्रोविजन है ये एक रूल ऑफ कन्वीनियंस है एक तरीके से, राइट। तो ये रूल ऑफ कन्वीनियंस क्या है, कंडक्ट ऑफ सूट में ये बोला गया है कि मान लेते हैं किसी सूट में किसी पार्टी में 10 लोग हैं, किसी केस में ए बी सी डी ऐसे जे तक 10 लोग हैं, राइट, वर्सेस एक्स वाई जेड। तो अब इतने सारे लोग जब पार्टीज हैं केस में तो क्या हो सकता है, एक तो तरीका है रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करने का, पर अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल नहीं करना है, दूसरा तरीका है कि ये सारे लोग पार्टी हैं उस केस में, तो क्या किया जा सकता है, कोर्ट अब ये सारे टर्न बाय टर्न आके कोर्ट को एड्रेस करेंगे, किसका लॉयर कब आएगा, राइट, कोई क्या बोलेगा, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इनको ये बोल सकता है कि आप में से कोई 2 लोग ए एंड बी, आप में से कोई 2 लोग सारे के जो आप लोगों का जो भी केस है सबके बिहाफ पे आप लोग कंडक्ट कर लो, राइट, मतलब कोर्ट के सामने जो भी रिप्रेजेंटेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लाके प्रेजेंट करने हो, जो भी फॉर्मेलिटीज, जो भी प्रोसीडिंग्स हो, आप दोनों लोग देख लो, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। तो ये क्या कर सकता है, ये चीज कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। क्यों ऑर्डर कर सकता है, केओस से बचने के लिए, कि जब इतने सारे लोग होंगे, अलग अलग प्लीडर आ रहे हैं, अलग अलग पार्टी सेम केस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेके आ रही हैं, तो उस केओस को रोकने के लिए, ताकि जो ट्रायल है वो काफी स्मूथली चल सके, इसलिए कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि चाहे वो प्लेंटिफ की तरफ हो या चाहे वो डिफेंडेंट की तरफ हो, कि कौन से लोग होंगे जो कंडक्ट ऑफ सूट करेंगे, राइट, किस चीज के लिए, कंफ्यूजन और इनकन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो बस आपको ये प्रोविजन देख लेना है, कंडक्ट ऑफ सूट कहां पे है, राइट। देन ऑर्डर 1 रूल 12। अब ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मैं बिल्कुल आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये प्रोविजन ध्यान रखें, और इस प्रोविजन में मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की हैं जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में लगातार पूछी जाती हैं, तो आप उनको एक बार ध्यान से जरूर पढ़िए, राइट। अब ऑर्डर 1 रूल 10-12 क्या कह रहा है, अपीयरेंस ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। तो बेसिकली जब हमने रूल 11 पढ़ा तो इसमें कंडक्ट ऑफ सूट की बात है, और कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, राइट, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर कर सकता है कि आप
कुछ लोग जो हैं वो सबके बिहाफ पे सूट को कंडक्ट करें, राइट, कंफ्यूजन और इनकन्वीनियंस को रोकने के लिए बचा, राइट। अब ऑर्डर 1 रूल 12 क्या कहता है? अब ये बोलता है कि अगर कई सारे प्लेंटिफ्स वगैरह हैं तो उनमें से एनी वन और मोर ऑफ देम मे बी ऑथराइज। तो जो जैसे वो 10 का मैंने एग्जांपल वहां पे लिया, तो उसमें तो क्या था कि कोर्ट बोल रहा था कि आप कोई 2 लोग कर लो, पर इसमें क्या है, इनमें से कई जो प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट्स हैं वो खुद ही, राइट, जैसे मान लीजिए ए टू जे हैं, तो ये सारे लोग मिलके जे को ऑथराइज कर देते हैं कि तुम केस का जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको देख लो हमारे बिहाफ पे भी, राइट। तो ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे प्लेंटिफ को ऑथराइज किया जा सकता है, अगर डिफेंडेंट कई सारे हैं, लेट्स से x1 टू x5 तक 5 डिफेंडेंट्स हैं, तो इसमें x5 को या x4 को, कोई भी, ये सारे 4 लोग मिलकर किसी भी एक को या 2 को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप जो केस है उसकी जो उसका जो कंडक्ट है, वो जो केस का जो पूरा ट्रायल है, आप हैंडल कर लो हमारे बिहाफ पे, राइट। अब पर ये जो अथॉरिटी दी जाएगी इन लोगों को, 1 या 2 लोगों को, वो कैसे दी जाएगी? इन राइटिंग ही दी जाएगी। ओरली आप ऑथराइज नहीं कर सकते। साइंड बाय द पार्टी गिविंग इट, जो पार्टी वो अथॉरिटी दे रही है वो पार्टी उस पे साइन करेगी, राइट, राइटिंग में देगी, और उस पेपर पे जिस पे अथॉरिटी वो ट्रांसफर करेगी उसको साइन करेगी, एंड इट शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट, और ये कोर्ट में फाइल किया जाएगा, ये रिकॉर्ड पे लिया जाएगा, राइट। तो अब जो प्लेंटिफ है और प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है वो अपीयर कर सकता है और प्लीड कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स जिसको ऑथराइज किया गया है, राइट। बस ये 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि अथॉरिटी राइटिंग में हो, साइंड हो, जो पार्टी अथॉरिटी दे रही है उसके सिग्नेचर होने चाहिए, प्लस इसको कोर्ट में फाइल किया जाएगा। ठीक है। अब ऑर्डर 1 रूल 12 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट से इस मामले में अलग है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या होता है कि सारी पार्टीज का सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, पर रूल 12 में ऐसा नहीं है। जिन पार्टीज के जो इंटरेस्ट अगर सेम नहीं है बट सिमिलर इंटरेस्ट है, राइट, सेम नहीं है बट फिर भी, राइट, एग्जैक्टली सेम इंटरेस्ट नहीं है, अलग अलग इंटरेस्ट है, बट फिर भी जो एक क्वेश्चन है, जो एक केस है, वो काफी हद तक सिमिलर नेचर का है, राइट, जो टेक्निकली रिप्रेजेंटेटिव सूट की कैटेगरी में फाइल नहीं कर रहा है, उनके फॉल नहीं कर रहा है उस मैटर में, और जहां पे मल्टीपल प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स हैं, उस सिचुएशन में ऑर्डर 1 रूल 12 अप्लाई होगा। अब कौन से केसेस हैं जो रिप्रेजेंटेटिव सूट में फॉल नहीं करते हैं, वो मैंने आपको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया है रिप्रेजेंटेटिव सूट वाले एग्जांपल में, वाले लेक्चर में। तो अगर उस लेक्चर को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग है, राइट, तो वो फॉल नहीं करेगा, राइट, या फिर पार्टीज जो हैं उनको नोटिस नहीं गया है, राइट, या फिर पार्टीज जो हैं वो विलिंग नहीं है, वो अपना सेपरेट सूट ही फाइल करना चाहती हैं। तो वो सारे केसेस जो हैं, ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, ऐसे केसेस में ऑर्डर 1 रूल 12 आ सकता है, जहां पे सारी पार्टीज ये बोल रही हैं कि नहीं, हम रिप्रेजेंटेटिव सूट के तौर पर नहीं जाएंगे, हमें इस केस में पार्टी बनना है, राइट। तो वो 4 पार्टीज, 5 लोग ये बोल रहे हैं, तो ऐसे केस में फिर उन 4-5 के नाम पे सूट फाइल होगा, राइट। अब वो आपस में किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, राइट। अब सूट अगेंस्ट डेड पर्सन क्या होता है? क्या किसी मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ आप सूट फाइल कर सकते हो? तो बेसिकली सूट अगेंस्ट अ डेड मैन इज ऑलवेज अ नलिटी एब इनिशियो। तो एक डेड पर्सन के अगेंस्ट सूट जो है वो नलिटी होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, नलिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। जब एक सूट एक ऐसे इंसान के अगेंस्ट लाया जाता है जो बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वो डेड है, तो प्लेंट जो है उसको अमेंड नहीं कर सकते आप टू इंक्लूड लीगल रिप्रेजेंटेटिव इवन दो द सूट वाज फाइल्ड इन इग्नोरेंस ऑफ डेथ। कि मतलब अगर आप सूट फाइल करना चाह रहे थे किसी एक इंसान के अगेंस्ट, आपको पता चल गया एक्स जो है सूट फाइल करना चाह रहा था वाई के अगेंस्ट, अब उसको ये पता चल चुका है सूट फाइल करने से पहले कि वाई इज डेड, तो एक्स ये नहीं कर सकता कि अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट के लिए एप्लीकेशन डाले और बोले कि नहीं अब मैं इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको सू करूंगा। पर हाँ, अगर एक्स ने वाई के अगेंस्ट ऑलरेडी सूट फाइल कर दिया है और सूट चल रहा है, राइट, ट्रायल चल रहा है,
तो उस केस में एंड वाई डाइज, उस केस में क्या कर सकता है, उस केस में एक्स वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फिर कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो डेथ हुई है वो सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद हुई है, पर अगर सूट इंस्टीट्यूट होने के पहले डेथ हो गई है, ऐसे केस में अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट करके इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इम्प्लीड नहीं किया जा सकता है, राइट। अब अगर सूट जो है is against several defendants and one of whom is found to have died before the institution, right? The suit will not be dismissed and will be proceeded against the other defendants, and the legal representative of the deceased defendant can be joined if he was a necessary party. तो बेसिकली हम मान लेते हैं जो सूट था वो था A वर्सेस B C D E। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में ठीक है, इस सूट इनको फाइल करना था बी सी डी और ई के अगेंस्ट, ठीक है, सिंगल डेड पर्सन, मतलब सिंगल पर्सन के अगेंस्ट नहीं, कई सारे डिफेंडेंट्स है, पर सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले ई की डेथ हो गई, राइट। तो ऐसे केस में सूट स्टिल फाइल किया जा सकता है ए वर्सेस बी सी डी, एंड अगर ई जो है नेसेसरी पार्टी होता उस केस में और उसका होना जरूरी था केस को डिसाइड करने के लिए, तो ऐसे केस में इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बना के इसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है। पर कब? जब मल्टीपल डिफेंडेंट्स। अब अगर बी सी डी नहीं होते, ए ई के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता था, सूट फाइल करना चाहता था, पर सूट फाइल करने से पहले ई की डेथ हो गई, तो ऐसे केस में फिर ए जो है वो ई के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता था, राइट। तो ये था हमारा ऑर्डर 1। आई होप आपको ऑर्डर 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने इसको कई लेक्चर्स में आपको इसके लगभग, इसको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और बहुत कॉम्प्रहेंसिवली मैंने आपको पढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्डर 1 समझने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ऑर्डर 1 ईजी लग रहा होगा, राइट। थैंक यू।